ट्रैवल की साइंस फिक्शन फिल्में देखते वक्त अक्सर हमारे दिमाग में एक बड़ा उलझन भरा सवाल आता है। वो ये कि क्या वाकई ऐसा संभव है। वहीं जब हम किसी और से इस बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लीला रेड्डी, हो सकता है कि आप इन्हें ना जानते हो। कुछ समय पहले तक मुझे भी इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन हाल ही में गूगल करते हुए एक खबर ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। तब मैं जान पाया कि लीला रेड्डी भारतीय मूल की न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च में इंसान के दिमाग में मौजूद टाइम सेल्स को अलग करने में सफलता हासिल की है। क्या होती है टाइम सेल्स? रिसर्च के मुताबिक टाइम सेल्स दिमाग में मौजूद वे कोशिकाएं हैं जो समय का हिसाब रखती हैं। इन्हीं की मदद से इंसान बीते वक्त में हुई घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से याद कर पाता है। इस रिसर्च में पता चला कि दिमाग के हिप्पोकैम्पस में समय की पूरे चक्र का सिलसिलेवार अंकन होता है और अतीत में हुई घटनाओं की सिलसिलेवार यात्रा को दिमाग टाइम सेल्स की मदद से पूरा कर पाता है। विज्ञान में शुरुआती रिसर्च के आधार पर सिद्धांत नहीं बनते। हालांकि नई समझ कहती है कि टाइम सेल्स की मदद से दिमाग समय यात्रा करता है। ये भी दिलचस्प है कि इंसान के इसी दिमाग ने समय यात्रा की पेचीदा अवधारणा को भी रचा है। समय यात्रा से आम आदमी का परिचय अक्सर साई-फाई फिल्मों के माध्यम से होता है। इस विषय पर कई शानदार फिल्में रची गई हैं, जिनके पात्र टाइम मशीन के जरिए अतीत और भविष्य का सफर करते हैं। बहरहाल, बात फिल्मों की हो या विज्ञान की, लेकिन सवाल यही है कि क्या समय यात्रा संभव है, और अगर हाँ तो क्या गुज़िश्ता वक्त में जाकर मौजूदा वक्त की किसी होनी को रोका जाना मुमकिन है? ये संभव है, या टाइम मशीन की परिकल्पना को हॉलीवुड ने जानबूझकर डॉलर छापने की टकसाल बना दिया, दुनिया के सामने एक ऐसा झूठ रचा जिसका सच होना संभव नहीं? इस बारे में आखिर विज्ञान का क्या नजरिया है? टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा का जिक्र सबसे पहले 1895 में प्रकाशित हुए द टाइम मशीन उपन्यास में मिलता है। इसे विज्ञान गल्प के जनक माने जाने वाले लोकप्रिय विज्ञान लेखक H.G. वेल्स ने लिखा था, लेकिन ये कोरी कल्पना पर आधारित नहीं था। साहित्य और फिल्मों के रचना संसार में टाइम ट्रेवल की अवधारणा कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर रची गई। ये सिद्धांत तब दुनिया के सामने आए जब विलक्षण मेधा के धनी वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया के बारे में सोच बदल देने वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। टाइम ट्रेवल की कल्पना को रिलेटिविटी के सिद्धांतों को समझे बिना समझना मुमकिन नहीं है। इस सिद्धांत के आने से पहले तक यह माना जाता था कि समय सबके लिए एक समान है, स्थिर है या निरपेक्ष है, यानी कोई दो लोग दुनिया के किसी भी दो कोने पर हों, दोनों के लिए ही समय एक सा होगा। इस सोच की वजह से ही समय को सार्वभौम माना जाता था। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने इस मान्यता को चुनौती दी। उन्होंने यह अवधारणा दी कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता, यानी दो अलग अलग जगहों पर मौजूद लोगों के लिए समय अलग अलग होता है। आइंस्टीन के मुताबिक दो घटनाओं के बीच का समय इस पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाले की गति क्या है या घटना के दर्शक की अपनी स्थिति क्या है। रिलेटिविटी की इस अवधारणा को समझने के लिए अक्सर ही जुड़वा भाइयों के ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण दिया जाता है। ट्विन पैराडॉक्स यानी जुड़वा विरोधाभास। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, उनमें एक प्रकाश से कुछ कम ही गति वाले रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर लौट आता है। उसके हाथ में बंदी घड़ी के मुताबिक उसे ये चक्कर लगाने में 2 या 3 मिनट ही लगे, लेकिन जब वो रॉकेट से बाहर आता है तो पाता है कि उसकी यात्रा के दौरान उसका भाई बूढ़ा हो गया है। दरअसल प्रकाश की गति से यात्रा करने की वजह से पहले भाई के लिए समय धीमी गति से बीता। उसे इस सफर में चंद मिनट लगे, लेकिन पृथ्वी पर इस दौरान कई साल बीत गए, क्योंकि वहां समय अपनी गति से ही चल रहा था। अलग अलग व्यक्ति का समय अलग होने का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इस ट्विन पैराडॉक्स या समय का गति पर निर्भर होने की अवधारणा का अक्स एक लोकप्रिय शेर के जरिए भी कुछ यूं बयां किया जा सकता है। यहाँ शायर का ये सोचना है कि जिंदगी तेज चले तो सदियों का सफर चंद लम्हों में तय हो सकता है। वहीं किसी की जिंदगी सामान्य गति से चले तो उसे इस सफर में सदियों का वक्त लगेगा, यानी शायर और आम आदमी के लिए एक जैसे सफर के लिए बिताया गया वक्त अलग अलग है। रिलेटिविटी के सिद्धांत में भी तेज चलने वाले के लिए वक्त चंद लम्हों का हो सकता है और धीमे चलने वाले के लिए लंबे वक्त वाला। समय की गति इस पर निर्भर करती है कि समय को मापने वाले की खुद की स्थिति क्या है। अब मान लीजिए कि समय को मापने वाला प्रकाश की गति से उड़ रहा हो। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं। हर किसी के लिए प्रकाश 1,86,282 मील प्रति सेकंड की गति से बढ़ता है। अब सोचिए कि समय को मापने वाला खुद प्रकाश की गति से कुछ ही कम गति से उड़ रहा हो तो क्या होगा? सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि समय उसके लिए ठहरने लगेगा। प्रकाश की गति पर समय जहां का तहां रुक जाता है। हालांकि ये अवधारणा ही है। फिलहाल हमारे पास मौजूद सबसे तेज रॉकेट भी लगभग 8 मील प्रति सेकंड से ज्यादा की गति से नहीं उड़ते।
अब फर्ज कीजिए कि आप किसी तेज रफ्तार रॉकेट से प्रकाश की किरणों का पीछा कर रहे हो, तो भी प्रकाश की किरण आपसे 1 सेकंड में 1,86,280 मील की रफ्तार से दूर होती जाएगी। आप अपनी रफ्तार प्रति सेकंड 1,86,000 मील कर ले तो भी किरण इसी रफ्तार से आपसे दूर होती जाएगी। अब सोचिए कि इस रेस को पृथ्वी पर खड़ा कोई व्यक्ति देख रहा हो और आप उससे पूछें कि उसने क्या देखा, तब वो बताएगा कि वो आप और प्रकाश के बीच की दूरी बढ़ते हुए नहीं बल्कि घटते हुए देख रहा था। दरअसल आमफहम सोच में टाइम को हम एक गतिमान चीज मान लेते हैं जिसका एक अतीत है, एक वर्तमान है और आने वाले वक्त में एक भविष्य भी होगा। रिलेटिविटी के सिद्धांत के हिसाब से इस ब्रह्मांड में अतीत, वर्तमान या भविष्य जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ एक साथ घट रहा है। हम अपनी स्थिति के हिसाब से वही हिस्सा देख और महसूस कर पाते हैं जिसमें हम हैं। इसे ऐसे समझें कि आप किसी सीडी प्लेयर पर कोई फिल्म देख रहे हैं। आपके हाथ में रिमोट है जिसका बटन दबाकर आप जब चाहें सीडी को रिवाइंड या फॉरवर्ड कर मनचाहा सीन देख सकते हैं। रिवाइंड यानी भूतकाल और फॉरवर्ड यानी भविष्य, सब कुछ सीडी पर पहले से ही दर्ज है, बस आपको कोई भी हिस्सा देखने के लिए उस जगह या फ्रेम में जाना पड़ता है। आइंस्टीन के मुताबिक टाइम भी ऐसा ही फ्रेम है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है बल्कि स्पेस के साथ मिलकर फ्रेम्स की रचना करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी मशीन बनाना संभव है कि हम रिवाइंड या फॉरवर्ड कर अपने मनचाहे फ्रेम पर जा सकें और अतीत या भविष्य की यात्रा कर सकें, अपने पुरखों या आने वाली पीढ़ी के सदस्यों के साथ वक्त बिता सकें? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें स्पेस टाइम की अवधारणा को समझना होगा। सरल गणित में हम स्पेस के 3 आयामों को पढ़ते हैं, एक्स, वाई और जेड, लेकिन रिलेटिविटी का गणित अलग है। रिलेटिविटी के गणित में एक्स, वाई और जेड के साथ टाइम के रूप में एक चौथा आयाम भी मौजूद है। रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ब्रह्मांड की हमारी मौजूदा समझ स्पेस टाइम की इसी अवधारणा पर टिकी हुई है। टाइम स्पेस को आप ट्रेन के 2 डिब्बे मान सकते हैं जो अलग अलग होते हुए भी एक साथ सफर करते हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों ऐसे युग्म हैं जिसमें जब समय खींचता है तब उसकी भरपाई में स्पेस सिकुड़ जाता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। पृथ्वी से सूरज की दूरी 4 करोड़ 30 लाख मील है। इस दूरी को अगर कोई व्यक्ति लगभग प्रकाश की गति से या प्रकाश की गति की 99.9% की रफ्तार से तय करे तो उसका स्पेस सिकुड़कर 40 लाख मील ही रह जाएगा। ऐसा बहुत तेज गति की वजह से स्पेस में होने वाली भरपाई से होगा। तब ऐसे यात्री को सूरज तक पहुंचने में सिर्फ 22 सेकंड लगेंगे। हालांकि इस सफर को अगर पृथ्वी से कोई दर्शक देख रहा हो तो उसके लिए सूरज तक का स्पेस वही 4 करोड़ 30 लाख मील ही होगा और वह यात्रा को लगभग 8 मिनट में ही पूरा होता हुआ देखेगा। सरल गणित में स्पेस एक चादर की तरह फैला विस्तार है, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम फैला हुआ विस्तार न होकर मुड़ा हुआ या कर्व्ड है। इसे ऐसे समझिए कि चादर अगर टिन जैसी किसी धातु की हो तो उसे चिमटे की तरह मोड़ा जा सकता है, जिसमें चिमटे की दोनों बाह एक दूसरे से पैरेलल यानी समानांतर सी प्रतीत हो। दरअसल यह मुड़ा होना या वक्रता ही स्पेस टाइम की ज्योमेट्री है। इस वक्रता को ही न्यूटन ने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया है। बहरहाल आइंस्टीन के मुड़े हुए स्पेस टाइम में दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में स्पेस टाइम के मुड़े हुए चिमटे के हाथों पर मौजूद दो बिंदुओं के बीच एक शॉर्टकट की रचना की जा सकती है, यानी चिमटे की एक बाह पर एक बिंदु हो, मान लीजिए ये बिंदु अतीत है। दूसरी बाह पर दूसरा बिंदु हो, मान लीजिए कि ये बिंदु भविष्य है, तो दोनों के बीच की खाली जगह में सुरंग जैसी एक रचना से शॉर्टकट रास्ता बन जाता है। इस सुरंग के जरिए चिमटे की दोनों बाह पर मौजूद बिंदुओं के बीच यात्रा करना संभव है। सुरंग जैसी रचना को रिलेटिविटी में वॉर्म होल का नाम दिया गया है। इसे आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। इस पूरी चर्चा से यह साफ है कि अगर कोई वैक्यूम या निर्वात में 1,86,282 मील प्रति सेकंड की गति से ज्यादा तेज चले तो वो वक्त से आगे जा सकता है, यानी भविष्य का रास्ता पकड़ सकता है। हालांकि आइंस्टीन के समीकरण के मुताबिक प्रकाश की रफ्तार से चलने वाली चीज का द्रव्यमान अनंत होगा, लेकिन उसकी लंबाई शून्य होगी। भौतिक रूप से यह असंभव है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के समीकरण को विस्तार दिया है और कुछ हालात में इस संभावना के सच होने की परिकल्पना भी की है। टाइम ट्रैवल की दूसरी संभावना वॉर्म होल के जरिए है, जैसा कि इस बारे में ऊपर चर्चा हुई। नासा के एक वक्तव्य के मुताबिक वॉर्म होल के जरिए स्पेस टाइम के विस्तार में सफर करना मुमकिन है, लेकिन यहाँ भी आइंस्टीन का समीकरण कहता है कि वॉर्म होल बहुत ही क्षणिक होगा। वो इतना सूक्ष्म होगा कि उससे बहुत सूक्ष्म कण ही यात्रा कर सकेंगे। ये भी गौर करने वाली बात है कि वैज्ञानिकों ने अभी तक वॉर्म होल को नहीं देखा है और आज तक ऐसी कोई तकनीक भी विकसित नहीं हो सकी है जिससे वॉर्म होल की रचना की जा सके। एक समस्या और है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वॉर्म होल स्वयं ध्वस्त हो जाने वाला होगा, जिससे उसके भीतर मौजूद हर चीज पिस जाएगी।
यानी अगर कोई कण वर्म होल के जरिए समय यात्रा कर रहा हो और ठीक उसी वक्त वर्म होल ध्वस्त हो जाए, तब उसके भीतर मौजूद कण भी उस ऊर्जा में पिस जाएगा। अगर भविष्य में बनने वाली कोई टाइम मशीन वर्म होल के जरिए समय यात्रा का प्रयास करती है, तो इस मुश्किल का हल खोजना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक रहस्यमयी डार्क एनर्जी से इस समस्या का समाधान संभव है। डार्क एनर्जी पर 1990 में ध्यान गया, जब खगोलशास्त्रियों ने उम्मीद के विपरीत ये पाया कि ब्रह्मांड तेज गति से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने तब महसूस किया कि ब्रह्मांड में एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति मौजूद है जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे के पास आने के बजाय एक दूसरे से दूर जाती हैं। ये रहस्यमयी शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत असर पैदा करती है। माना जाता है कि ब्रह्मांड में ये सर्वव्यापी शक्ति ही डार्क एनर्जी है। टाइम मशीन की रचना के संदर्भ में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से वर्म होल के मुंह को ज्यादा देर तक खोला जा सकता है, जिससे कि उसके भीतर से गुजरकर कोई समय यात्रा संभव हो सके। ये करने के लिए नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसे पाना आसान नहीं। अब ये नेगेटिव एनर्जी भी एक रहस्यमय अवधारणा ही है, जिसे सिर्फ गणितीय मॉडल से ही साबित किया गया है। यह एक सिद्धांत है जिसका वजूद तय नहीं है। और अंत में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अंततः इस सारी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि सिद्धांत तौर पर समय यात्रा संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से टाइम मशीन का निर्माण एक परिकल्पना ही है जिसे भविष्य पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर भविष्य में कभी टाइम मशीन बना ली गई, तब क्या ये संभव होगा कि अतीत में जाकर मौजूदा वक्त की किसी होनी को रोका जाना मुमकिन है? वैज्ञानिक इसे समझने के लिए बहुत ही मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि टाइम मशीन का कोई समय यात्री भूतकाल में जाकर अपने दादाजी को उनके विवाह होने से पहले ही मार दे, तो खुद उसके अस्तित्व का क्या होगा? मतलब, जब किसी ने अपने दादाजी को ही मार दिया और उसके बेटे का जन्म नहीं हुआ, तो पोते का जन्म कैसे होगा? ये बहुत ही नॉनसेंस टाइप की बात है, लेकिन जब कभी भी इसका उत्तर मिल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि टाइम मशीन से भूतकाल में जाकर वर्तमान की किसी होनी को रोका जाना या बदलाव करना संभव है या नहीं। जब तक इसका उत्तर नहीं मिलता, तब तक आप हॉलीवुड की टर्मिनेटर सीरीज जैसी लोकप्रिय फिल्मों का आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।